हमने ये देखा कि ओनली रजिस्टर के अंदर, ओनली कैपेसिटर के अंदर, ओनली इंडक्टर के अंदर करंट की वैल्यूज और वोल्टेज की वैल्यूज कैसी होती हैं। इससे पहले अब हम क्या करने वाले हैं, एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, तीनों चीजें इकट्ठी लगी सीरीज में, जिसको क्या बोलते हैं, आर एल और सी सर्किट। इसको आर एल सी सर्किट बोलते हैं, इसको एलसीआर सर्किट भी बोलते हैं, एलसीआर सर्किट। तो एक एलसीआर सर्किट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूरे चैप्टर का जो मेन पार्ट है वो एलसीआर ही है। और एलसीआर किस में कनेक्टेड है, तीनों की तीनों इन सीरीज। एलसीआर किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। ये एसी की सप्लाई है जो चेंज हो रही है, तो वोल्टेज पीछे से क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो करंट भी यहां पर क्या हो रहा है, हर इंस्टेंट पर चेंज हो रहा है करंट, क्योंकि इसमें चेंज हो रहा है। अब झगड़ा तीन चीजों से है इकट्ठे, रेजिस्टेंस भी इसको रेजिस्टेंस ऑफर करेगी करंट को, इंडक्टर भी करेगा और कैपेसिटर भी करेगा, तीन इकट्ठे इसको रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। तो नया करंट क्या होगा, ये क्वेश्चन है। जैसे पहले हमने ओनली रेजिस्टर किया, ओनली इंडक्टर किया, ओनली कैपेसिटर किया, अब तीनों के तीनों इकट्ठे लग गए। अब बताओ कि करंट क्या होगा, ये क्वेश्चन है। जो भी होगा करंट, जैसा भी होगा सीरीज में, हर वक्त करंट इसमें चेंज होगा चेंज होगा। करंट की वैल्यू रहेगी इसमें सेम, क्योंकि तीनों के तीनों किसमें कनेक्टेड है, इन सीरीज में कनेक्टेड है। तो जब इसमें करंट I1 होगा तो तीनों में I1 होगा, जब I2 होगा तो तीनों में I2 होगा, जब I3 होगा तीनों में I3 होगा, जब I0 होगा तीनों में I0 होगा, जब IRMS होगा तीनों में IRMS होगा। लेकिन ये चेंज होता रहेगा, लेकिन होगा तीनों में सेम। तो फिर ध्यान से देखो इसने क्या किया, इसमें इसने ये किया कि ये आपके पास करंट है, ये करंट वेक्टर है। करंट वेक्टर को बिल्कुल भी नहीं हिलाना, ध्यान आगे, ये देखो आई वेक्टर, आई वेक्टर और आई वेक्टर, बिल्कुल भी नहीं हिलाना। आई वेक्टर, आई वेक्टर, आई वेक्टर राइट है, और इसलिए नहीं हिलाना क्योंकि करंट तीनों में एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि सीरीज के अंदर करंट तो सेम ही होता है। तो करंट वेक्टर ऐसे रखा। ओनली रजिस्टर में क्या रिजल्ट है, वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। हमने किया था लास्ट टाइम, ओनली रजिस्टर में इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो जिस तरफ वोल्टेज का वेक्टर है वही करंट का वेक्टर है। तो देख रहे हो, दे आर इन सेम फेज का मतलब दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में है। लेकिन अभी अभी रिजल्ट याद करवाया मैंने, क्या, इंडक्टर में वोल्टेज आगे है, कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे है। इंडक्टर में वोल्टेज आगे है, कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे है, बाय एंगल ऑफ π/2। ये देखो, इंडक्टर में वोल्टेज आगे है, कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे है, बाय एंगल ऑफ π/2। तीनों डायग्राम समझ में आ रहे हैं, क्योंकि जो डायग्राम बनते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज बनते हैं हमेशा। तो अगर करंट वेक्टर से वोल्टेज आगे है तो ऐसे नहीं बनेगी, आगे ऐसे बनेगी, उल्टी तरफ ऐसे चलते हैं वेक्टर, तो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो ये देखो, वोल्टेज आगे है बाय एंगल ऑफ 90, और देख रहे हो करंट से वोल्टेज पीछे है बाय एंगल ऑफ 90। तो तीनों बातें जो हमने तीन रिजल्ट किए लास्ट टाइम, वो एक ही बार में समझा दिए, डायग्राम से ही समझा दिया कि वोल्टेज एंड करंट सेम फेज में है, इंडक्टर में वोल्टेज आगे है, कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे है, लेकिन आई की वैल्यू तीनों में एग्जैक्टली सेम है। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? डायग्राम क्लियर? अब इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, R, इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, XL, और इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, XC। याद है, R XL XC, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो किसी भी इंस्टेंट पर इसकी वोल्टेज VR, इसकी वोल्टेज VL, इसकी वोल्टेज VC। तो इसकी वोल्टेज VR होगी क्या, I इंटू R। इंडक्टर की वोल्टेज क्या होगी, I इंटू XL। कैपेसिटर की वोल्टेज क्या होगी, I इंटू XC। तो देख रहे हो इसमें, तो क्या बना इसमें, I इंटू R, I इंटू XL, I इंटू XC। तीन वोल्टेजेस आ गई। और करंट क्या है इसमें, सेम कांस्टेंट करंट नहीं है, करंट चेंज हो रहा है। तो ये चेंजिंग करंट है, और अगर ये चेंजिंग करंट है तो ये चेंजिंग वोल्टेजेस है। तो तीनों में वोल्टेज की वैल्यू एग्जैक्टली क्या हो रही है, हर वक्त चेंज हो रही है, क्योंकि पीछे से करंट चेंज हो रहा है। लेकिन देखने में फॉर्मूला क्लियर है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो करने जा रहा हूं। ये देखो, ये आई है, ये आई है, ये आई है। नए डायग्राम में अब मैं इन तीनों डायग्राम को एक में कन्वर्ट करने वाला हूं। कैसे? ये करंट आई है, वी आर करंट के साथ है, चेक कर रहे हो, वी आर और आई आर इन सेम फेज, चेक कर रहे हो, आई और वी आर सेम फेज में। तो जिस डायरेक्शन में आई है उस डायरेक्शन में वी आर है। नेक्स्ट देख रहे हो, आई के आगे वी एल है, तो वी एल आगे है, वोल्टेज आगे इंडक्टर में, तो चेक कर सकते हो कि वी एल की वैल्यू करंट से आगे की तरफ है, चेक करो।
ऐसी डायग्राम है, और कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज करंट से क्या है, पीछे। तो ये तीनों ये वेक्टर्स क्लियर है, एक ही डायग्राम में तीन वेक्टर बना दिए इकट्ठे। ये वी आर है, ये वी एल है और ये वी सी है। साफ पता लग रहा है कि करंट से आगे है वोल्टेज इंडक्टर की, करंट से पीछे वोल्टेज है कैपेसिटर की। तो वोल्टेज आगे है इंडक्टर में, पीछे है कैपेसिटर में, लेकिन रेजिस्टर में सेम फेज है। तो तीन वेक्टर्स क्लियर हैं, कोई डाउट इसमें? अब मेरे को इसमें तीनों को सॉल्व करके नेट वोल्टेज निकालनी है, क्या होगी। इन तीनों वेक्टर को मैं सॉल्व करूंगा मैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कैसे? इसके अंदर दो केस हो सकते हैं। पहला, या तो देखो मेरे को वैल्यूज तो पता नहीं क्योंकि करंट तो इसमें चेंज हो रहा है, या तो VL क्या होगा, ग्रेटर देन VC, या VL इक्वल टू VC, या VL लेस देन VC, कुछ भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता, मैं एक एक करके डिस्कस कर सकता हूं। अगर मान लो मेरे सर्किट में VL ग्रेटर देन VC है, तो एक वेक्टर VL एक वेक्टर VC, और मैं कह रहा हूं VL ग्रेटर देन VC, तो इन दोनों को माइनस करके नेट वेक्टर क्या आएगा, VL माइनस VC। नया वेक्टर, इसको माइनस करके नया वेक्टर आएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, VL माइनस VC। ये VL माइनस VC है, ये VR है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में इनका नेट रिजल्टेंट क्या होगा, नेट रिजल्टेंट इज नेट वोल्टेज। इन दोनों वोल्टेज को सॉल्व करके जो नेट वोल्टेज आएगी वो क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? तो इसके अंदर जो नेट वोल्टेज आएगी वो क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर और VL माइनस VC का होल स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, तो इस केस में नेट वोल्टेज यही आएगी। लेकिन अगर मान लो कोई स्टूडेंट ये बोलता है कि VL VC के इक्वल है, तो दोनों वेक्टर आपस में कैंसिल हो जाएंगे और नेट वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगी, VR। बात ही खत्म। अगर VL VC के इक्वल हो जाए तो कैंसिल होने के बाद नेट आंसर क्या आएगा, VR। लेकिन अगर VC बड़ा हो जाता है VL से, VC बड़ा है VL से, तो नेट वैल्यू क्या आएगी, VC में से VL को माइनस कर दो तो क्या वैल्यू आएगी, VC माइनस VL। तो VC माइनस VL ये VR, तो मेरे पास क्या टर्म आएगी, नेट वोल्टेज ये आएगी, देख रहे हो। तो इस केस में नेट वोल्टेज ऊपर बनने की बजाय नीचे आएगी। कितनी आएगी, VR का स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का होल स्क्वायर। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ये बात सबको समझ में आ रही है? अभी डिपेंड करता है कि VL बड़ा है या VC बड़ा है, उसके अकॉर्डिंगली वेक्टर सॉल्व होने हैं। मेरे को एक फैसला करना है अपने पेपर में, इसमें डेरिवेशन में, तो मैंने एक फैसला कर लिया कि लेट अस सपोज VL ग्रेटर देन VC के साथ काम करूंगा। तो अगर VL ग्रेटर देन VC, तो नेट वेक्टर क्या आएगा, VL में से VC माइनस करके नेट वेक्टर क्या आएगा, VL माइनस VC, ये क्या आएगा, VR। तो नेट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से लिख सकते हो, इसके अंदर जो नेट वोल्टेज आएगी, इसके अंदर जो सॉल्व करके नेट वोल्टेज आएगी ये वाली, क्योंकि ये वैल्यू क्या आएगी, VL माइनस VC, ये क्या आएगा, VR। तो ये नेट वोल्टेज की वैल्यू आएगी, नेट वोल्टेज की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का होल स्क्वायर। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? लेकिन इसमें अजम्पशन है कि VL ग्रेटर देन VC, तो चेक करो। पहला स्टेप, नेट वोल्टेज, इन सबको सॉल्व करके नेट वोल्टेज की वैल्यू क्या आई, VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। इसको प्लीज अपने इसमें फॉर्मूला में नोट करें, इसको बॉक्स में डालना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये कैसे यूज करना है बताता हूं, और हम कौन सा सर्किट कर रहे हैं, सीरीज LCR। L और C और R किस में कनेक्टेड है, सीरीज। आप कहोगे सर पैरेलल भी आ सकता है, क्या पैरेलल भी होता है पैरेलल, लेकिन वो सिर्फ कंपटीशन में आता है। एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ सीरीज कॉम्बिनेशन ही है, पैरेलल हमें नहीं करना, अभी कंपटीशन में करेंगे। अभी तो सिर्फ सीरीज कर रहे हैं हम, सब एनसीईआरटी कर रहे हैं तो सिर्फ सीरीज के साथ काम करेंगे, पूरी किताब ही सीरीज के साथ है। तो बाय डिफॉल्ट ही सीरीज है, पूछना भी नहीं कि पैरेलल है कि नहीं, है ही सीरीज। अब इसके अंदर ये फॉर्मूला क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो ये फॉर्मूला इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मान लो आपको एक न्यूमेरिकल दिया जिसमें मैंने आपको R, L और C इकट्ठे दिए सीरीज में और AC सप्लाई है। मैंने बोला कि वोल्टेज रेजिस्टर में 20 वोल्ट है, इंडक्टर में मान लो 20 है, कैपेसिटर में भी 20 है। किसी भी इंस्टेंट पर, वैसे चेंज होती रहती है पर किसी इंस्टेंट पर 20 भी 20 है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, फाइंड नेट वोल्टेज। जिसने चैप्टर पढ़ा नहीं हुआ ना, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिजल्ट लगाएगा
और करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिजल्ट ये लगाएगा कि सर ने कहा था इलेक्ट्रिसिटी में सारी वोल्टेज सीरीज में ऐड कर दो, तो नेट वोल्टेज इज 20 + 20 + 20। बिल्कुल गलत, एसी में फॉर्मूला चलता ही नहीं। गलती से ये मत बोल देना 20 + 20 + 20 60, जबकि ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में डीसी में चलता है, एसी में ये फॉर्मूला लगेगा नेट वोल्टेज का। तो आंसर क्या आएगा? 20 - 20 + 20 का स्क्वायर, आंसर नेट 20 आएगा। आपको ये क्या अजीब बात है, टोटल वोल्टेज 20 20 20 और नेट वोल्टेज 20, बिल्कुल सही। ऐसा हो सकता है एसी में कि इंडिविजुअल वोल्टेजेस ज़्यादा हैं लेकिन नेट वोल्टेज आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि ये फॉर्मूला के अंदर ये ऐसा लगेगा, ये कॉन्सेप्ट। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्योंकि फेजेस का चक्कर है, फेज चेंज हो जाता है नेट में। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है। तो आपने न्यूमेरिकल के अंदर नेट वोल्टेज को गलती से भी ऐड नहीं करना। अगर किसी स्टूडेंट से सिर्फ ये चेक करना हो ना कि इसको एलसीआर समझ में आया कि नहीं आया, उसे एक क्वेश्चन पूछ लो कि भाई इसमें नेट वोल्टेज निकाल दे, और अगर वो 60 बोल दे, मेरी गारंटी है वो पढ़ के नहीं आया, पक्की बात है, उसको नहीं आता एसी, बिल्कुल भी नहीं आता। ये तो पहला स्टेप है कि 60 नहीं बोलना, नेट वोल्टेज ये करनी है। पहला स्टेप क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, अब ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर में एलसीआर आया तो जब तक मैं बोलता जा रहा हूं तब तक लिखते जाओगे पेपर के अंदर। 3 नंबर में आएगा एलसीआर, या ओनली इंडक्टर आएगा, या ओनली कैपेसिटर आएगा, एलसीआर आएगा अगर थ्योरी आई। ये देखो इसके अंदर नेक्स्ट, किसी भी इंस्टेंट पे करंट मान लो आई है, अब वो आई आरएमएस भी हो सकता है, आई नॉट भी हो सकता है, I1 I2 कुछ भी। तो मान लो मैंने मान लिया करंट किसी भी इंस्टेंट पर आई है, तो मैंने यहां पर VL की जगह क्या लिखा? I × XL। मैंने यहां पर VC की जगह क्या लिखा? I × XC। मैंने यहां पर VR की जगह क्या लिखा? I × R। ठीक है, ओम लॉ तो लगा ही सकता हूं। और मैंने मान लिया इन सबको सॉल्व करके नेट ईएमएफ या नेट वोल्टेज क्या आई? E। अब जैसे जैसे I चेंज हो रहा होगा E की वैल्यू भी क्या हो रही है? चेंज। अगर ये I1 है तो ये E1 है, अगर ये I2 है तो फिर ये E2 है, अगर ये IRMS है फिर E RMS है, अगर ये I0 है तो फिर E नॉट है। तो जैसा करंट वैसे EMF। और अगर मैं इस ब्रैकेट में से, स्क्वायर में से कॉमन निकाल के I बाहर निकाल लूं और I को नीचे ले आऊं, और अगर मैं E/I करूं तो टोटल वोल्टेज बाय टोटल करंट, क्या होता है? सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस। तो एलसीआर सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी। पर फिर कंफ्यूजन, फिर एक वर्ड रेजिस्टेंस आ गई। हम तो रेजिस्टेंस से पहले ही परेशान है, एक नई रेजिस्टेंस आ गई, इसका नाम चेंज करो। एलसीआर सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस को, नेट रेजिस्टेंस को आज के बाद रेजिस्टेंस नहीं बोलना, क्या बोलना है? इंपीडेंस। तो आपके पास क्या आएगा? इंपीडेंस। इसका सिंबल क्या है? Z। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? इसका सिंबल क्या है? Z। तो एक चीज बताओ कि रजिस्टर की रेजिस्टेंस क्या होती है? R। इंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या होती है? XL। कैपेसिटर की रेजिस्टेंस क्या होती है? XC। और LCR की रेजिस्टेंस क्या होती है? Z। तो LCR की रेजिस्टेंस है Z। ये आपके पास क्या आ गया? Z की वैल्यू आ गई। नोट करो, इंपॉर्टेंट है, Z की वैल्यू आ गई इसमें। तो इंपीडेंस जो है, इंपीडेंस है Z, उसका फॉर्मूला √XL - XC का होल स्क्वायर प्लस R²। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो सीरीज के अंदर 1 ओम 1 ओम 1 ओम, अगर तीनों के रेजिस्टेंस तो 1 + 1 + 1 3 ओम मत बोल देना इस चैप्टर में। क्या करोगे? ये है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, 1 ओम 1 ओम और 1 ओम, ये आंसर आएगा 1 ओम। क्लियर है यहां तक फॉर्मूला? नेट वोल्टेज होगी, नेट इंपीडेंस हो गई। अब वापस इधर आ जाओ, मुझे ये बताओ कि इस डायग्राम के अंदर ये जो वेक्टर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है नेट वोल्टेज या नेट ईएमएफ। और ये वेक्टर किसका चल रहा था? करंट। इसको तो हमने छेड़ा ही नहीं। बोलो इस डायग्राम में कौन आगे? नेट वोल्टेज आगे कि करंट आगे? डायग्राम से देखते हुए वोल्टेज आगे कि करंट आगे? कौन सा वेक्टर आगे है? ये वाला कि ऊपर वाला? ईएमएफ कैसे पता लगा? हम एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं कौन आगे चल रहा है। ये इधर है तो ये आगे चल चुका है, तो ईएमएफ आगे है करंट से बाय एन एंगल ऑफ π/2। बिल्कुल भी नहीं, फाइ। ये एंगल कितना है? फाइ। ओनली इंडक्टर में वोल्टेज आगे होती है बाय एन एंगल ऑफ π/2, ओनली कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे होती है बाय एन एंगल ऑफ π/2। लेकिन ओनली एलसीआर सर्किट में वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस क्या होता है? फाइ।
तो नया एंगल आ गया कितना, फाई। देख रहे हो वोल्टेज और करंट में एंगल क्या है, फाई। और कौन आ गया इसमें, वोल्टेज आ गया है, किससे, करंट से, बाय एंगल ऑफ फाई। अब पेपर में आएगा फाई बोलो कितने है, आप बोलोगे सर 9, क्योंकि पाई बाई 2 क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ओनली इंडक्टर पाई बाई 2 है, ओनली कैपेसिटर पाई बाई 2 है, रजिस्टर में तो कोई एंगल है ही नहीं, लेकिन कॉम्बिनेशन में एंगल क्या हो जाता है, फाई। और ये फाई निकालने का तरीका देखो, tan फाई इज इक्वल टू क्या, VL माइनस VC बाई VR। इस राइट एंगल ट्राइंगल में VL माइनस VC बाई VR, ये रहा फॉर्मूला, नोट कर सकते हो tan फाई का, VL माइनस VC बाई VR, ये यूज होगा फॉर्मूला। फाई पूछेगा वो आपसे, फाई निकालने का ये तरीका है। और आप ऐसा कर सकते हो, VL की जगह I इंटू XL, VC की जगह I इंटू XC, VR की जगह I इंटू R, आई कैंसिल, ये लो फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला tan फाई निकालने का दूसरा फॉर्मूला, XL माइनस XC बाई R, XL माइनस XC बाई R, इसे हाईलाइट कर लो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो हमने क्या सीखा इसमें LCR में, पहला पॉइंट ये सीखा नेट वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, दूसरा ये सीखा नेट रेजिस्टेंस इंपीडेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तीसरा ये सीखा वोल्टेज आ गया करंट से बाय एंगल ऑफ फाई। लेकिन ये तब तक है आगे जब तक आप ये एज्यूम कर रहे थे कि VL ग्रेटर देन VC है। अगर मान लो VC ग्रेटर देन VL है तो मेरा डायग्राम ऐसा बनेगा, VC माइनस VL और ये VR। तो अगर VC बड़ा है तो नेट वोल्टेज ऐसे आएगी, ऐसे, तो डायग्राम उल्टा बनेगा। फिर आप बोलोगे कि नेट वोल्टेज पीछे है करंट से बाय एंगल ऑफ फाई। इंडक्टर के केस में अगर VL बड़ा है तो ये डायग्राम ऊपर बनता था, अगर कैपेसिटर बड़ा है तो ये डायग्राम नीचे बनता है। अगर इंडक्टर बड़ा है तो आप बोलते हो कि EMF आगे है, अगर कैपेसिटर बड़ा है तो फिर EMF पीछे है, तो वोल्टेज पीछे। और वैसे भी पता है इंडक्टर के केस में वोल्टेज आगे होती है, कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे होती है। पर पूछा नहीं उसने, मैंने वैसे एक्सप्लेन कर दिया। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो इसके अंदर ये वैल्यूज निकालनी आ गई, ठीक है। अब अगर आप इस रेशियो को देखें XL माइनस XC बाई R, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करना, तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर क्या बना, XL माइनस XC, और बेस क्या बना, R, ये क्या बना, फाई। तो देख रहे हो अगर ये R है और अगर ये XL माइनस XC है तो ये पाइथागोरस से वैल्यू क्या आएगी बोलो, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं, Z। तो पाइथागोरस से थर्ड साइड क्या रिप्रेजेंट कर रही है, टोटल इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, इसलिए इस ट्राइंगल का नाम क्या है, इंपीडेंस ट्राइंगल। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मेंशन करना भूल गया, लिखो इसमें, इसके अंदर फाई निकालने का एक और तरीका है, कॉस फाई इज R बाई Z, कॉस फाई R बाई Z। tan फाई से भी फाई आ जाता है, कॉस फाई से भी फाई आ जाता है। tan फाई का फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया, कॉस फाई का भी फॉर्मूला है R बाई Z। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? और लास्ट इसमें अगर मान लो tan फाई की ये वैल्यू है और मान लो XL इज इक्वल टू XC है, मुझे एक बात बताओ, अगर XL XC के इक्वल है, दोनों साइड्स को अगर मैं करंट से मल्टीप्लाई कर दूं कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, VL इक्वल टू VC है, XL XC के इक्वल है, VL VC के इक्वल, बात एक ही है। देख रहे हो, अगर ये टर्म इक्वल है तो ये भी टर्म इक्वल है, एक ही बात है। और अगर VL ग्रेट इक्वल टू VC है तो भी फाई जीरो है, और अगर XL इक्वल टू XC है तो भी फाई जीरो है। और फाई जीरो का मतलब फाई किसके किसके बीच में होता है, एंगल करंट और वोल्टेज का, और अगर करंट और वोल्टेज का एंगल जीरो है तो दे आर इन सेम फेस। और वैसे भी सही है ना, अगर मेरे न्यूमेरिकल के अंदर इसके अंदर XL XC के इक्वल हो जाए तो मेरा Z क्या बचेगा, सिर्फ R, और सिर्फ R का मतलब करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेस, तो फाई ऑटोमेटिकली क्या आना चाहिए, जीरो, और जीरो आ रहा है। सही है फॉर्मूला। और उसी तरीके से अगर XL बड़ा है XC से या VL बड़ा है VC से, एक ही बात है, तो tan फाई क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब आपका जो ग्राफ बनेगा वो कहां बनेगा, ऊपर, इसे बोलते हैं पॉजिटिव, इसे बोलते हैं नेगेटिव। तो फाई पॉजिटिव का मतलब ये क्वाड्रेंट ऊपर बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, राइट, क्लियर है। और ये इसलिए ऊपर बनेगा क्योंकि VL ग्रेटर देन VC है, तो यही वो मेंशन कर रहे हैं, VL ग्रेटर देन VC या XL ग्रेटर देन XC है तो tan फाई क्या है, पॉजिटिव है। tan फाई पॉजिटिव का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका ये बनेगा तो वोल्टेज आगे होगी, करंट पीछे होगा। ऐसे सर्किट को क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट, क्योंकि इंडक्टेंस का कंपोनेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू कैपेसिटेंस। और जब इंडक्टेंस ज्यादा होगी उसमें वोल्टेज हमेशा आगे ही पाई जाएगी। और अगर XL छोटा हुआ XC से ऊपर,
ये बड़ा हो गया तो tan phi नेगेटिव, तो डायग्राम ऊपर की बजाय कहाँ बनेगा, नीचे, तो tan phi क्या होगा, नेगेटिव। और ऐसे सर्किट को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट, यानी कि डायग्राम कहाँ बनेगा, नीचे, कैपेसिटेंस का रोल बड़ा है तो वोल्टेज आगे नहीं होगी, वोल्टेज ऑटोमेटिकली पीछे हो जाएगी। और लास्ट इंपेडेंस ट्रायंगल से फॉर्मूला क्लियर है, रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस, दो किस्म की रिएक्टेंस की थी आपने, एक्सएल और एक्सी, और इसकी रेसिप्रोकल को बोलते हैं ससेप्टेंस, और सबसे लास्ट इंपीडेंस के रेसिप्रोकल को बोलते हैं एडमिटेंस। स्टूडेंट यहां पर परेशान हो जाते थे नाम याद कर करके, यार क्या है यार ये, ठीक हो जाता है। इसलिए इस पूरे टॉपिक के अंदर मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स यहां बना रखे हैं और बार बार आपको दिखा रहा हूं, और लास्ट टाइम फिर से दिखाऊंगा। अगर एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टर है तो शॉर्टकट फॉर्मूला, वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज और रेजिस्टेंस को आर बोलते हैं। अगर ओनली इंडक्टर है तो वोल्टेज आगे है, करंट पीछे है, बाय एंगल ऑफ पाई बाय 2, और इंडक्टर की रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, एक्सएल, एल ओमेगा। अगर ओनली कैपेसिटर है, ओनली कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे है, करंट आगे है, बाय एंगल ऑफ पाई बाय 2, और रेजिस्टेंस को बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसका फॉर्मूला है 1/c ओमेगा। और अगर ये तीनों के तीनों इकट्ठे हैं, इकट्ठे के केस में क्या करेंगे, इकट्ठे के केस में इंपीडेंस ये आएगी, मैंने कराया फॉर्मूला इंपीडेंस का, tan phi का फॉर्मूला ये आएगा, मैंने दोनों फॉर्मूला करवाए आपके इसमें। और टोटल रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इंपीडेंस। एक्सएल और एक्सी को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस। जेड को क्या बोलते हैं, इंपीडेंस। ये सब रेजिस्टेंसेज होती हैं। और इसके अंदर ये बताया मैंने, अगर VL ग्रेटर देन VC है तो मेरा ग्राफ ऊपर बनेगा, डायग्राम ऊपर बनेगा, पैरेललोग्राम। इसमें वोल्टेज आगे है, करंट पीछे है। और लास्ट एक चीज देख लो, वोल्टेज आगे है, करंट पीछे है, मैथमेटिकल इक्वेशंस देखो। अगर मान लो, आप कैसे भी लिख सकते हो, आप ऐसा लिख सकते हो कि अगर LCR सर्किट में करंट की इक्वेशन I0 sin ओमेगा t है और मेरे डायग्राम में वोल्टेज आगे है बाय एंगल ऑफ फाई, तो वोल्टेज की इक्वेशन में क्या करेंगे, ओमेगा टी प्लस फाई, क्योंकि करंट से आगे है वोल्टेज बाय एंगल ऑफ फाई। तो LCR सर्किट की इक्वेशंस हैं। LCR सर्किट की क्या इक्वेशंस हैं, अगर करंट I इक्वल टू I0 sin ओमेगा टी, तो वोल्टेज को आगे लिखने का तरीका क्या है, वोल्टेज में प्लस फाई लगा दो, या उल्टा भी कर सकते हो आप। EMF ये लिखें, आप करंट के अंदर माइनस लगा दें बाय फाई, इसका मतलब वोल्टेज आगे है करंट से बाय एंगल ऑफ फाई, या करंट पीछे है बाय एंगल ऑफ फाई, एक ही बात है। वोल्टेज आगे या करंट पीछे एक ही बात है। अब कोई मर्जी याद कर लें, कोई मर्जी समझ लें, अगर करंट की इक्वेशन लिखनी है तो EMF की इक्वेशन में प्लस फाई लिख देना कि वोल्टेज आगे है, और अगर आपने EMF की इक्वेशन लिखी तो करंट पीछे बोल देना, करंट पीछे बाय एंगल ऑफ फाई। तो क्या ये सारे चीज़ें समझ में आ रही है? और रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस ससेप्टेंस है और इम्पीडेंस एडमिटेंस है। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक लिख के आना है।